नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं राहुल राज आप सभी का स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? तो आज जो है हम लोग 20 नंबर सेट करने वाले हैं और बहुत ही बेहतरीन सा सीरीज चल रहा है। आप देख भी पा रहे होंगे, अभी आपका मैथ केवल चल रहा है। पिछला पीछे जो था मैथ और रीजनिंग दोनों चल रहा था। अभी सिर्फ और सिर्फ मैथ चल रहा है। फिर आगे देखेंगे, कुछ अलग करेंगे, ठीक है? तो आइए ज्यादा देर न करते हुए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। बाकी आपको जहां तक जानकारी होना चाहिए कि आपका जो पीडीएफ है और इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा, जो कि रिफॉर्म प्रैक्टिस सीरीज करके कोर्स है, उसी में आपको इसका पीडीएफ मिलेगा, ठीक है? और इसका जो प्राइस होगा वो 0 रुपया है, तो टेंशन नहीं लेना है भाई साहब, ठीक है ना? बाकी बेसिक से मैथ पढ़ना है तो उसके लिए 8:20 पे शाम को स्टार्ट है गन शॉट, ठीक है? तो वो भी बड़ी मजे के साथ चल रहा है, तो आ जाइए वहां पे। और बाकी फर्स्ट क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पे, देख पा रहे हैं। करें, यदि m जो है एक सम संख्या है तो m अगर सम संख्या है तो किससे विभाज्य होगा? तो यहाँ पे देखेंगे कि अगर m सम संख्या है, जैसे 8 का पावर m है, माइनस का 1 है, तो मान लेते हैं कि 8 का पावर 2 कर देते हैं और माइनस का 1 का पावर तो हम कितना भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर 8 का पावर माइनस का 1 तो क्या हो जाएगा, 8+1 और इंटू में 8 - का 1 हो जाएगा ना? कोई दिक्कत है? तो ना सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 21 से कट रहा है, ये कितना हो जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, गुना में 7 हो जाएगा। तो 9×7 = 63 आ जा रहा है। तो ये 63 आ रहा है, मतलब कि आपका किस संख्या से विभाजित होगा, 63 से फिक्स है कि विभाज्य है। अब अगर आगे 4 भी आप रखेंगे तो 63 से फिक्स है कि विभाज्य होगा ही होगा। बात समझ में आ रहा है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही कोई समस्या होगा। अगले सवाल पे चला जाए। तो अगले सवाल पे आ जाइए फटाफट बिना देर किए। अगला सवाल कर रहा है, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 11 और इतना है। यदि दो संख्याओं में से एक संख्या जो है इतना है तो दूसरी संख्या क्या है? तो वही इसमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो लगेगा आपका, क्या लगेगा? जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो आपका यही लगेगा कि प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स मतलब कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होगा, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स की बराबर होगा किसके, एलसीएम इंटू एचसीएफ। सारा के लिए इसी कॉन्सेप्ट का है। अगर ये कॉन्सेप्ट पता है तो 10 सेकंड का सवाल है, देख पाएंगे। उससे पहले यहाँ पे आपका फोकस वक्त गड़बड़ा गया होगा। गड़बड़ाया है कि नहीं गड़बड़ाया है? एक बार बता दो तो कमेंट करके कि फोकस वक्त तंग किया है कि नहीं। चलो आ जाओ भाई साहब। यहाँ पे ध्यान दोगे तो अगर यहाँ पे देखें तो दो संख्याओं में से एक संख्या दे रखा है 693, ठीक है? और यहाँ पे दूसरा संख्या मान लेते हैं कि x है, और एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है आपका 11 इंटू में 3465 दे रखा है ना। अब इसको काटते हैं, काट पीट मचाते हैं। तो आ जाइए फटाफट बिना देर किए, 11 से ही खत्म हो जाएगा, 11 से 6 और 11×3 = 33, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब अगर 9 से हम काटते हैं तो 9 से ही 7 बार में कटेगा, और 9 से ये भी कटेगा, तो 9×7 = 63 और 9 से इसको काटेंगे, 9×9 = 27, 7 और 6 तो 9×8 = 72 और 9×5 = 45। अब इस 7 से भी कटेगा तो 7×5 = 35 और 7×5 = 35, तो x का मान कितना आ गया, 55 आ गया। और यही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरी संख्या जो है कितना है, 55 है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ा जाए, अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, सुरेश के खर्च और बचत का अनुपात जो है 3:1 है। क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है। खर्च है और बचत है, ठीक है? तो खर्च है और बचत है, तो खर्च अगर 3:1 है तो आपका आय कितना हो जाएगा? तो आप बता देंगे आय सर जी 4 हो जाएगा, क्योंकि 3 कमा रहा है, 1 बचा रहा है, तो कमाएगा कितना, सॉरी, 3 खर्च कर रहा है और 1 बचा रहा है, तो कमाएगा कितना, 4 कमा रहा है, ठीक है ना? अब हम इसको क्या करते हैं कि परसेंटेज है तो इसको हम सैकड़ा बना देते हैं। ये 300, ये 100 और ये 400, ठीक है? अब कह रहा है कि उसका वेतन 25% बढ़ जा रहा है, मतलब कि इसमें आप 25% प्लस करोगे तो 400 का 25% कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो यहां से 500 हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कह रहा है उसकी बचत 20% बढ़ जाती है, तो इसका 20% प्लस कर लो। इसका 20% प्लस करोगे कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो वो कह रहा है कि उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो ये बताओ हमको
कि यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो 500 रुपया कमा रहा है, 120 रुपया बचा रहा है, तो खर्च कितना कर रहा है? 380 रुपया। तो 380 रुपया अब खर्च कर रहा है। पहले कितना करता था? 300। तो कितने का वृद्धि हो गया? अगर यहाँ पे आप देखोगे तो 80 का वृद्धि हुआ है, कितने में? 300 में। और गुना में 100% हो जाएगा, बस बात खत्म। यही आपका खेला कर दिया। यहाँ से कितना हो जाएगा? 26×3 = 78 हो जाएगा। तो 26.2/3% आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। बात समझ में आ गया प्यारे लन? कि यहां तक कोनो दिक्कत है, कोनो प्रकार का समस्या नहीं है ना? तो आगे बढ़ा जाए, अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, प्लस में x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, निम्न में से किसके बराबर है? यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट बताएंगे जिसको आपको याद कर लेना है, ठीक है? क्या याद करोगे? तो पहला बात कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है और प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है, तो बराबर में क्या हो जाएगा? तो बराबर में हो जाएगा 2 में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। कहीं आपको ये भी लिखा हुआ मिल सकता है 2a² प्लस का 2b²। ठीक है, दोनों सेम चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी में कभी कभी आपसे पूछ सकता है भाई साहब, क्या पूछ सकता है बता दीजिए। इसी में आपसे पूछ सकता है कि बता दो भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर तो ठीक है और a माइनस बी का होल स्क्वायर भी ठीक है, लेकिन बीच में हम माइनस कर दिए तो क्या होगा? तो यहाँ पे आप याद रखेंगे, यहाँ पे भाई साहब आपका 4ab हो जाएगा, ठीक है। ये भी अक्सर पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये दोनों चीज आप याद कर लेंगे तो आपका एग्जाम में टाइम बचेगा। नहीं तो अब इसको करने चलोगे तो हम जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हो, फॉर्मूला लगाओगे फिर उतना टाइम लगाओगे। और एक होगा आपकी के बगल में बैठा हुआ जिसको याद होगा, तो आपसे कम 10 से 15 सेकंड का लीड करके आगे निकल जाएगा। और उस केस में आप 15-20 सेकंड अगर पीछे हो गए, मतलब एक दो सवाल आप उससे पीछे चल रहे हैं, तो इसलिए आप इसको याद कर लें। बाकी इसको फॉर्मूला पे भी आप ब्रेक करके देख सकते हैं। तो इसको तोड़ेंगे, क्या आ जाएगा? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2xy हो जाएगा, और बीच में प्लस है, फिर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और माइनस का 2ab। तो यहाँ पे आपका कट जाता है, बचा क्या? एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, 2x² और प्लस का 2y², यही बचा ना। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लो, क्या बच गया? x² प्लस y²। वही चीज यहाँ पे हमने बताया कि डायरेक्ट करो 2 में a² प्लस b²। बात समझ में आ गया? कोनो दिक्कत है? नहीं है ना? अगले सवाल पे आ जाइए फटाफट। कह रहा है एक मनी बैग में क्रमशः 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के 3:5:7 के अनुपात में है। यदि उस बैग में कुल 980 रुपया है तो 10 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। ये अनुपात किसका दे रखा है? अनुपात आपके सिक्कों की संख्या का दे रखा है। इसमें दो टाइप का बनता है, एक अनुपात दे देगा सिक्कों की संख्या का, और दूसरा अनुपात दे देगा आपको सिक्कों के वैल्यू का, उसका मूल्यों का, कि 1 रुपया का सिक्का मिला करके 5 हुआ तो 2 रुपए का सिक्का मिलाकर 10 हुआ, 5 रुपए का सिक्का मिला के ऐसे। तो यहाँ पे जो सिक्कों का अनुपात दे रखा है, और यहाँ पे वैल्यू किसका दे रखा है? वैल्यू आपका रुपया का दे रखा है। तो वैल्यू जब रुपया का दे रखा है तो इसको भी हम रुपया में कन्वर्ट कर लेंगे, उसका वैल्यू में, ठीक है। तो यहाँ पे 1 रुपया है, 1 रुपया है, 5 रुपया है और 10 रुपया है, ठीक है। अब यहाँ पे 357 है, ठीक है। हम इसको आपको समझाने के लिए थोड़ा देर के लिए क्या करेंगे, इसके साथ एक्स को लाएंगे, क्योंकि एक्स है तो उसका तो आना बनता है, नहीं तो एक्स बनता ही नहीं। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि हमको ये बताएंगे आप कि अगर ये 1 रुपया का 3 गो सिक्का है तो क्या रुपया होगा? 3 रुपया होगा, मतलब जितना सिक्का होगा उतना रुपया होगा। तो 3x ये क्या है? इस सिक्कों की संख्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स है। क्या है? नंबर ऑफ कॉइन्स है, ठीक है। और अब इसको हम क्या लिख रहे हैं? ये जो है आपका वैल्यू ऑफ कॉइन्स है, मतलब कि उतने के सिक्के मिला करके कितना कितना रुपया बन रहा है। तो 1 रुपया का सिक्का मिलाकर 3x हो जाएगा, क्योंकि जितना सिक्का उतना रुपया। लेकिन 5 रुपए के केस में नहीं होता है। 5 रुपए के केस में आपका क्या होता है कि 5 गुना हो जाता है, जितना सिक्का होगा उसका 5 गुना रुपया हो जाएगा। तो यहाँ से 5x है और 5 रुपए का है तो 25x हो जाएगा ना। और यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे 10 रुपया का है तो 10 रुपए के केस में 10 गुना हो जाएगा, तो ये 70x हो जाएगा ना। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो 25 और 3 28 और 20 कितना हो जाएगा? 98 हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल रुपया कितना है? 98x है,
है ना 98x, और एक यहाँ पे 980 है, तो x का मान कितना आ गया, x का मान आपका 10 आ गया ना। अब आपसे जो भी पूछा वो बता दीजिए, 10 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो 7x का मान पूछा है, 7 गुना 10 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। अगर आपसे 5 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछता तो 5 गुना 10 कर देते, बस यही है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 70 आ गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया भाई साहब कि कोनो दिक्कत है, नहीं है ना। आगे आ जाइए, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। एक बल्लेबाज का 20 मैचों में औसत स्कोर 15 है और 25 अन्य मैचों में औसत स्कोर 24 है, तो सभी 45 मैचों में औसत स्कोर ज्ञात करें। देखिए ध्यान से देखिए, इसको दो तरीके से बताएंगे। 20 मैचों में औसत स्कोर कितना है, 15 है, और यहाँ पे अन्य और 25 अन्य मैचों में 24 है, ठीक है। तो एक तो आपके पास रास्ता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 गुना में 15 और प्लस में 25 गुना में 24, ठीक है। और बटे में क्या हो जाएगा, तो बटे में इन दोनों का योग। तो यहाँ पे 20 मैच खेला है और यहाँ पे 25 मैच, तो 20 और 25 45 हो जाएगा। जो कट रहा है काट देंगे, तो 5 से ही कट रहा है, 5 से 3 बार में और 5 से ही 9 बार में, ठीक है। और 5 से ही 5 बार में कोई दिक्कत नहीं है, 3 से काट देंगे, 3 से भी कट रहा है तो 3 से ही 3 बार में, और ये 3 खत्म, और ये 3 से 8 बार में। तो यहाँ पे कितना आ गया, 20 और प्लस का 5 40, 40 बटे में 3 है, तो यहाँ पे 60 बटे में 3 आ जाएगा। मतलब आपका कितना आ गया आंसर, 20 आ गया। मतलब कुल मैचों का औसत कितना है, 20 है। लेकिन दिक्कत यह है कि यहाँ पे तो आपको अगर स्टार्टिंग में अभी डेविएशन अगर आप नहीं सीखे होंगे तो ये वाला आसान लगेगा, लेकिन जब डाटा मुश्किल आ जाएगा, जैसे यहाँ पे तो काटते चले गए, सिंपल सा सॉल्व होते चला गया। जब डाटा मुश्किल आ जाएगा तो वहां पे डेविएशन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ भी ले लेंगे, इन दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 20 तो है ही, और 20 ही हम लेते। अगर ऐसे अगर हमको लेना होता औसत तो कितना लेते, 20 लेते तो ज्यादा बढ़िया है। आप कहिए कितना ले ले, 18 ले लेते हैं। हम मान लेते हैं कि इसका एवरेज जो है 18 है। कितना है एवरेज, हम मान लिए कि 18 है, ठीक है सर जी, एवरेज 18 है। अब जब एवरेज भाई साहब 18 है तो बात को ध्यान दीजिए, डेविएशन क्या कह रहा है, डेविएशन कह रहा है कि कितना कम है, ये 18 ये 15 है तो 3 कम है, और कितने में, 20 में, तो 60 कम हो जाएगा ना। और ये कितना अधिक है, 24 अधिक है, तो 24 अधिक है कितने में, 25 में ना। कितना अधिक है, 6 अधिक है, और कितने में, 25 में, तो 25 का 150 ही हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, और ये माइनस का 60 है, तो टोटल डेविएशन कितना आ गया आपका, 90 का आ रहा है। टोटल डेविएशन कितना आ गया, 90 का आ रहा है। माइनस में 60 है, प्लस का 150 है, तो टोटल डेविएशन आपका 90 का आ रहा है। और ये टोटल है कितना, तो 45 है, तो बटे में 45 कर दीजिए, बांट दीजिए 45 लोग में, तो 2 आ गया। प्लस में आया तो इसमें प्लस कर दीजिए, अगर माइनस में आता तो माइनस कर देते, तो एवरेज इक्वल टू 18 प्लस 2 कितना आ गया, 20 आ गया, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया। तो आ जाइए अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी में, एक त्रिभुज एबीसी में, एबीसी क्या है आपका, एक त्रिभुज है, ए बी सी है, ठीक है, ए बी सी है। इसमें ए बी जो है बराबर है ए सी के। एंगल ए जो है आपका 80 डिग्री है। तो आपसे पूछा है कि एंगल बी ज्ञात कीजिए। तो ये बात को याद रख लीजिए कि अगर किसी भी त्रिभुज की जो दो भुजाएं बना बराबर होगी, और तीसरी भुजा पे जो दोनों कोण बनेगा वो दोनों कोण भी बराबर होगा। तो ई वाला दोनों भुजा बराबर है, और तीसरी भुजा पर ई वाला दोनों कोण बन रहा है ना, एक कोण ई वाला और एक कोण ई वाला, ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि जब 80 है तो ये दोनों को मिला के कितना होगा, तो ये दोनों को मिला के 100 होगा, क्योंकि तीनों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो ये दोनों को मिला के जब 100 है और ये दोनों बराबर है, तो कितना कितना हो जाएगा, कमेंट करके बता दो भाई साहब, कमेंट किया करो, 50-50 हो जाएगा। तो मतलब कि हमसे क्या पूछा है, एंगल बी पूछा है, तो 50 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आ गया। अगर एंगल बी भी पूछता तो 50, एंगल सी भी पूछता तो 50। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक व्यक्ति को 144 रुपए में एक वस्तु बेचने पर 28% की हानि होती है। भाई साहब 28% का लॉस हो रहा है। पहले हमको ये बता दो कि अगर 28% का लॉस हो रहा है तो सामान को कितने परसेंट पे बेचा जाएगा। तो तुरंत तुम चिल्ला के कहोगे कि सर जी 72% पे बेचेगा, 72% पे बेचेगा ना। आगे कह रहा है कि वह यदि 288 रुपए में बेचता तो उसका लाभ या हानि बताएं। तो 144 रुपए में बेचा गया है भाई साहब, और कितना परसेंट पे बेचा जा रहा है,
72% पे बेचा जा रहा है। बेचा है कितना में? 288 में। तो 144 का 288 कितना गुना है? ये 2 गुना है। ठीक है, तो अगर 144 जो है 72% के बराबर है, तो 288 कितने परसेंट के बराबर होगा? 144% के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? तो होगा सर जी। अब ये बताओ कि जब ये 144% पे बेचा गया है, मतलब कि कितने परसेंट का प्रॉफिट है? तो तुम भी जानते हो भाई साहब कि 100% सीपी होता है। सीपी कितना होता है? 100%। तो बच गया 44%। 44% क्या है? प्रॉफिट परसेंट है, मतलब कि फायदा कितने का हो रहा है? 44% का हो रहा है। बात समझ में आ गया? अगले सवाल पे आ जाए। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए, कह रहा है 500 के मूलधन पर 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज, और इसी मूलधन पर 4 वर्षों के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से प्राप्त साधारण ब्याज के बीच कितना अंतर है? तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पहला बार में कितना परसेंट देगा? 15% देगा। यहाँ पे अगर ब्याज हम पूछे आपसे कि कितना परसेंट देगा? 15%। और यहाँ पे ध्यान देंगे तो 4 वर्षों के लिए 4% के हिसाब से कितना ब्याज मिलेगा? तो 16% मिलेगा सर जी, मिलेगा ना? तो यहाँ पे कितना का अंतर है? 1% का अंतर है। यही अंतर आपसे पूछा गया है। तो 500 का 1% कितना हो जाएगा? तो 500 का 1% निकाल लो भाई साहब। 500 गुना में 1/100, जीरो से जीरो कटेगा, तो तुम्हारा कितना आ जाएगा? 500 का 1%, 5 आ जाएगा, और यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अब तुम क्या करोगे कि पहले इस पे निकालोगे 500 के 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, फिर इस पे निकालोगे, फिर घटाओगे, तो फिर झाल बजाओगे। ठीक है, तो अगले सवाल पे आ जाओ। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। ए और बी एक साथ काम करते हुए एक काम को पूरा करने में 15 दिन लेते हैं, मतलब कि ए प्लस बी जो है कितना दिन ले रहा है? 15 दिन ले रहा है भाई साहब। ठीक है, आगे कह रहा है यदि ए अकेले इस काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। ए जो है कितने दिन में पूरा कर रहा है? 18 दिन में। तो बी उसी काम को कितने समय में पूरा करेगा? टुच्चा सा सवाल है। क्या करेंगे? टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या हो जाएगा? इन दोनों का एलसीएम 90 हो जाएगा ना। 15 छक्का 90 और 18 पांचे 90। तो यहाँ पे बताओ हमको कि ए प्लस बी का क्षमता कितना है? 6 है। और केवल ए का क्षमता कितना है? 5 है। तो बी का क्षमता कितना हो जाएगा? बी का क्षमता गुरुजी 1 हो जाएगा। और जब बी का क्षमता 1 है और काम कितना है? तो 90 काम है, तो 90/1 कर लो। कितने दिन में बी काम को खत्म कर देगा? 90 दिन में काम को खत्म कर देगा भाई साहब। बात समझ में आया कि ना आया? आ गया ना? तो आगे आ जाओ, अगला सवाल देख लो। अगला सवाल क्या कह रहा है। एक पुलिसकर्मी 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक चोर का पीछा कर रहा है। ठीक है, और चोर जो है 1300 मीटर दूर है। अब ये तो गलत बात है। अब चोर 64 के स्पीड से भाग रहा है, ये होता है? अगर पुलिस 82 के स्पीड से भाग रहा है, चोर 64 के स्पीड से भागेगा? ये संभव है? हैं? कतई संभव नहीं है। 84 से ज्यादा भागेगा ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि 84 की स्पीड से चोर भाग रहा है। तो दोनों बाइक पर सवार हैं। ठीक है, एक बाइक पे नहीं, अलग अलग बाइक पे है। ठीक है ना? तो कह रहा है पुलिसकर्मी जो है चोर को कितने समय में पकड़ लेगा? तो पहला बात है, जो पुलिस चोर वाला कहानी है ना, वो सेम डायरेक्शन पे है। चोर भी जब इधर भागेगा तो पुलिस भी इधर भागेगा, पता है ना? अभी मत कहना कि सर ये चोर इधर भाग रहा होगा, कहीं पुलिस इधर भाग रहा होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे चोर और पुलिस के बीच में जो शुरू में डिस्टेंस है, मान लो कि थोड़ा देर के लिए कि यहाँ पे तुम चोर हो भाई साहब, ठीक है, और हम पुलिस हैं। ये बीच का डिस्टेंस तो है तुम्हारा 1300 मीटर है। ई जो है 64 के स्पीड से भाग रहा है, 64 किलोमीटर प्रति घंटा। और ई जो है 82 के स्पीड से भाग रहा है, 82 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो ई डिस्टेंस कवर होगा ना, जो ई वाला डिस्टेंस है, वो किस स्पीड से कवर होगा? इन दोनों के डिफरेंस से कवर होगा। किस स्पीड से कवर होगा? इन दोनों के डिफरेंस से, मतलब कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से कवर होगा। तो यहाँ पे तुम्हारा डिस्टेंस है ना, 1300 मीटर जो है तुम्हारा डिस्टेंस है, और तुमको स्पीड भी मिल गया। तो डिस्टेंस और स्पीड दोनों मिल गया, तो टाइम निकालने में कितना टाइम लोगे? खुद बताओ। टाइम बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 1300 बटे में 18। और ई यहाँ पे ध्यान देना है कि किस में है तुम्हारा? ये मीटर में है, और ई किस में है? किलोमीटर में है। तो चेंज कर दो इसको भी। 5/18 से 18 को ऊपर शिफ्ट कर दे रहे हैं। 18 18 खत्म, 5 से कितने बार में? 26 5 130। 260 सेकंड का समय लेगा। 260 सेकंड का समय लेगा, और यही आपका
आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। समझ गए बात को? तो हिला के मुंडी आगे आ जाओ। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। यदि एक बेलन की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, बेलन की त्रिज्या कितना दे रखा है? 8 सेंटीमीटर दे रखा है भाई साहब, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई जो है 14 सेंटीमीटर दे रखा है। तो बेलन का आयतन पूछा है। चल भाई थोड़ा फटाफट कमेंट कर दो, बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? बेलन का आयतन, बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, फटाफट बता दो। बेलन का आयतन बराबर होता है सर जी पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना? अच्छा ठीक है, ये नहीं पता था, बता दो। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का सी एस ए कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये क्या हो जाता है? 2 पाई आर एच हो जाता है। अच्छा ठीक है, ये भी नहीं पता था, चल बता दे। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया वाला फॉर्मूला जो है याद नहीं रहता है, ठीक है ना? तो याद करने का हमको जरूरत भी नहीं है, काहे हम याद करेंगे, सब कुछ यादें करेंगे। इसको हम निकाल लेते हैं, कुछ नहीं करना है, 2 पाई आर एच है, ठीक है। और इस सिमेट्रिक फिगर में आता है, तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है ना, वो कर्व सरफेस एरिया ही हो गया। तो कर्व सरफेस एरिया को छोड़ने के बाद बचता है क्या है? टॉप का और बॉटम का। तो टॉप और बॉटम दोनों का एरिया ऐड कर दो, तो इसके टॉप में भी क्या होता है? सर्किल होता है, और बॉटम में भी सर्किल होता है। तो कुछ नहीं करना है, सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर और दो गो का हो जाएगा तो 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहां से अगर चाहो तो ले लो 2 पाई आर, यही आपका कॉमन हो जाता है, और एच प्लस आर आपका फॉर्मूला हो जाता है। बात समझ में आ गया? तो आयतन निकाल लो यहां से, आयतन बराबर क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7, और आर स्क्वायर मतलब कि 64, और गुना में एच मतलब कि 14। ये आज काट दो, 7 दूना 14, 22 गुना में 64 दूना 128। अब गुना करा लो, 8 दूना 16, इकाई का अंक 6 आ रहा है, ठीक है। इकाई का अंक 6 आ रहा है, तो 3 गो ऑप्शन में है। डिजिटल सम लगा दें, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये 8 1 9 खत्म, 2 4 दूना 8 आ रहा है डिजिटल सम। तो इसमें तो आ रहा है 5 इसमें भी आ रहा है भाई साहब, दो गो में डिजिटल सम 8 आ रहा है। काम नहीं बनने वाला है, गुना ही करा लेते हैं। 22/2 कितना हो जाएगा? 176 हो जाएगा, 176 का 6 हो जाएगा, बचा कितना? 17 बच गया ना। 22 दूना 44, 7 51, 61 का 1 हो गया, बच गया 6, और 22 से कम 22 और 6 28 हो जाएगा। तो 2816 आपका आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन डी में है। बात समझ में आ गया प्यारे लोग कि कोनो दिक्कत है, कोनो प्रकार का समस्या नहीं है ना? आगे आ जाइए। कह रहा है tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 है, तो थीटा कोई न्यून कोण है, तो थीटा का मान ज्ञात करें। अब इसके लिए भाई पिछला क्लास में भी हम तुमको बताए थे, पहले ही बताओ कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। चलो एक बार फिर से याद कराते हैं। साइन 0 डिग्री बराबर क्या हो जाता है? साइन 0 डिग्री बराबर फटाफट बता दो। 0 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/√2 हो जाएगा, ये √3/2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाता है? 90 का 1 हो जाता है। कॉस का बता दो, तो कॉस का बात कर ले तो कॉस जो है 1 हो जाएगा, ये जो है आपका √3/2 हो जाएगा, ये जो है 1/√2 होता है, और ये 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत है ना सर जी? कोई दिक्कत नहीं है। चल प्यारे लाल, tan का आ जाओ। tan का अगर हम बात कर ले तो tan में क्या हो जाता है? तो tan का अगर बात करोगे तो यहां से ध्यान से देखोगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, tan 0 डिग्री बराबर 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पे बात करोगे तो tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 हो जाता है, और tan 45 का मान 1 होता है, और tan 60 का मान 2 होता है, और tan 90 का मान इनफाइनाइट हो जाएगा। कोनो दिक्कत है ना सर जी? कोनो दिक्कत नहीं है। चल प्यारे लाल, कॉट का बता दे फटाफट। कॉट में आ जाते हैं, कॉट का बता दो फटाफट। तो यहां से अगर हम कॉट का बात कर ले तो कॉट 0 बराबर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा, अनडिफाइंड जिसको बोलते हैं। इसका √3 हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे 1/, यहाँ पे 2 कहां से आ गया? यहाँ से √3 होता है ना, सॉरी, cos tan 60 के वैल्यू √3 होता है। यहाँ पे इनफाइनाइट हो गया, 30√3, 45 1, ये 1/√3, और ये जो है आपका 0 हो जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि दोनों बराबर है, दोनों जो है 2 है, दोनों को ऐड करने पे तो किसका वैल्यू ऐड करोगे? तो दोनों को ऐड करोगे तो 2 आ जाएगा। मतलब यहाँ थीटा का मान कितना है? 45 डिग्री। तो इस सारा खेल किसका है? इसको याद करने का। अगर याद है
तो ठीक है, अगर याद नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं होने वाला है। बात समझ में आ गया? चले अगले सवाल पे। अगले सवाल पे आ जाइए बिना देर किए। कह रहा है एक निश्चित धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज इतना है, समान अवधि और समान ब्याज दर पर समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो यहाँ पे ध्यान देते हैं, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है ना, तो यहाँ पे जो होता है, हम जब ट्री मेथड पढ़ाते हैं आपको, तो ये जो होता है मूलधन होता है। क्या होता है? मूलधन होता है। ठीक है, 2 साल के केस में तो 2 को ऐसे निकाल देते हैं। ठीक है, और 2 साल का साधारण ब्याज दे रखा है 1120, तो इसका मतलब 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? 560 होगा ना। तो इस 560 है और ये भी आपका 560 है। ठीक है, कोई दिक्कत है ना सर जी? कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई दिक्कत नहीं है तो जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है भाई साहब, वो क्या होता है पता है? साधारण ब्याज तो यहाँ तक तो दोनों सेम है, बस कुछ नहीं, यहाँ से जो रेट परसेंट हम निकाल के यहाँ पे लाते हैं वही हमारा होता है। मतलब कि 560 का 8% हमको बताना है, तो यहाँ पे निकाल लो 560 का 8%। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा, 8 छक 48, 4 5 8 40 और 4 44, 44.8 आ जाएगा। तो 44.8 हो गया। तो इस साधारण ब्याज तो 1120 है, और 1120 में अगर हम 44 ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा? 1164.8। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इसी में पूछ देता कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताओ, तो यही आपका अंतर हो जाता है। क्या है? रेट परसेंट है जो 8% है। बात समझ में आ रहा है? कोनो दिक्कत है? नहीं सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगले सवाल पे आ जाओ भाई साहब। अगला सवाल देख लो क्या कह रहा है। अगला सवाल टुच्चा सा सवाल है। यहाँ पे अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगने जा रहा है भाई साहब, वो आपका ये लगने जा रहा है कि ए क्यूब प्लस का, सॉरी, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब है। ए क्यूब माइनस का बी क्यूब बराबर क्या होता है? ए माइनस बी इंटू में ए का स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर होता है। ठीक है, इसी को लगाएंगे यहाँ पे। अब तू हमको एगो कमेंट करके बता दो फटाफट कि भाई साहब यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है? चल भाई बता दे। यहाँ पे अब दिख रहा है कि ए का क्यूब बनेगा और ए बी का क्यूब बनेगा, तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं ए माइनस बी। तो 453 और माइनस का 383, ए माइनस बी हो गया इंटू में ए का स्क्वायर, तो 453 का स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा ना। और प्लस का ए बी, तो ए बी कितना है आपका? 453 इंटू में 383 और प्लस का बी स्क्वायर मतलब कि 383 का स्क्वायर हो जाएगा। और बटे में अगर आप गौर फरमाओगे तो यहाँ पे क्या है? 453 इंटू में 383। ठीक है, और उसके बाद क्या है? 383 का स्क्वायर और प्लस में 453 का स्क्वायर, 453 का स्क्वायर। तो ये चीज देखो ध्यान से, तो ये चीज सेम दिखेगा, और ये हर समय क्वेश्चन आता है। तो ये क्या होगा? ये पूरा पूरा आपका कट जाएगा। तो बचा के यही बच गया, तो यहाँ पे घटा लो 0, और 15 में से 8, 8 घटेगा कितना बचेगा? 7 बचेगा ना। तो यहाँ पे 70 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ये याद आया? नहीं याद आया ना? ऐसे ही झाल बजाओगे। ठीक है ना? ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर होता है। ठीक है, याद कर लो। अगले सवाल पे आ जाओ फटाफट। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। एक पाइप एक खाली टंकी को 5 मिनट में भर सकता है और दूसरा पाइप इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? ए जो है 5 मिनट में भर सकता है और बी जो है इसको 6 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, तो दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है, ये खाली करने वाला और ये भरने वाला है। अच्छा ये बताओ अगर हमको कि अगर ई भर खाली करने वाला होता और ई भरने वाला होता तो टंकी कितने देर में भर जाएगा? थोड़ा कमेंट करके बताना। ठीक है, भाई देव बोल दे कि ए जो है 6 मिनट में भर देता है और बी 5 मिनट में खाली कर देता है, तो टंकी पूरी तरह से कितने देर में भर जाएगा? थोड़ा कमेंट करना भाई साहब। ठीक है ना? अभी फिलहाल के लिए तो ए का क्षमता 6 हो जाएगा और बी का क्षमता 5 हो जाएगा। तो यहाँ से ए जो है 6 मिनट भरेगा और बी 5 मिनट खाली कर देगा, तो तुम्हारा काम कितना होगा? 1 यूनिट होगा, क्योंकि ई प्लस में काम करेगा तो खाली करने का काम कर रहा है, तो काम कितना होगा? 1 यूनिट। और 30 यूनिट टोटल काम है, तो 30/1 कर दो, 30 मिनट में तुम्हारा टोटल टंकी जो है भर जाएगा। ठीक है, अब वीडियो को अभी रोक के इसका कमेंट कर दो कि अगर ए जो है 6 मिनट में भरता है और बी 5 मिनट में खाली करता है तो खाली टंकी पूरी तरह से कितने देर में भर जाएगी?
अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि 4 रुपए प्रति केजी मूल्य वाले कितने चावल को 10 रुपए प्रति केजी मूल्य वाले 15 केजी चावल के साथ मिलाया जाए ताकि 6.5 रुपए प्रति केजी चावल वाला मूल्य मिश्रण बन जाए। तो इसका बहुत सारा तरीका है, ध्यान देंगे। ठीक है, इसका ध्यान देंगे कि 4 रुपए प्रति केजी है, ठीक है, और इसका मान लेते हैं कि x केजी है, और प्लस में 10 रुपए प्रति केजी वाला है और ये 15 केजी है। ठीक है, और टोटल चावल कितना हो गया, तो 15 केजी और x केजी, 15 प्लस x हो जाएगा ना। और ये मिला के कितना बन रहा है, 6.5 रुपए वाला बन रहा है। अब यहां से आप x का मान निकाल लोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे अगर इसी को हम बनाएंगे तो यहाँ पे 4 रुपए केजी वाला है और इधर 10 रुपए केजी वाला है। बीच में हम ले लेते हैं, इसका लगा देते हैं एलिगेशन। यहां से कितना का अंतर है भाई साहब बता दो। तो यहाँ पे सर जी 2.50 का अंतर है, और इसमें कितने का अंतर है, तो 3.50 का अंतर है। दोनों में डेसिमल है, खत्म हो जाएगा, 0 0 खत्म, 5 से 7 बार में और ये 5 से 5 बार में। अब यहाँ पे ध्यान दोगे कि क्या कह रहा है, यहाँ पे 10 रुपए केजी वाला कितना केजी आ रहा है, 5 केजी आ रहा है, और यहाँ पे बोला है 15 केजी। तो इस 5 का मान कितना हो गया, 15 हो गया। कितना गुना है, 3 गुना है। तो इसका भी 3 गुना कर दो, 7 का 3 गुना करोगे कितना आ जाएगा, 21 केजी चावल मिलाया जाएगा। बात समझ में आ गया। तो दोनों तरीका है, वैसे ही वाला बेस्ट है। बाकी अगर इसमें गड़बड़ हो रहे हैं तो इसको लगाइए, शुद्ध बेसिक है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ बेसिक, कोई मिलावट नहीं। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। एक नाविक धारा के प्रतिकूल 1 घंटे में 2 किलोमीटर जाता है और धारा के अनुकूल 10 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है। पहले यहाँ पे धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल का मतलब हम क्या बताए थे, एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई क्या कह रहा है, 1 घंटा में 2 किलोमीटर। अब 1 घंटा में 2 किलोमीटर का मतलब क्या है, मतलब कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड है। तो एक्स माइनस वाई तो हमको यहाँ पे मिल गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर जी। आगे कह रहा है कि धारा के अनुकूल 10 मिनट में ही कितना जा रहा है, 10 मिनट में ध्यान देंगे 1 किलोमीटर जा रहा है ना। तो 60 मिनट में कितना जाएगा, 60 मिनट में सर जी 6 किलोमीटर जाएगा ना। मतलब कि 1 घंटा में कितना जा रहा है, 6 किलोमीटर जा रहा है, मतलब कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो धारा के अनुकूल मतलब कि x प्लस वाई कितना हो गया, 6 हो गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया ना। अब यहाँ पे तुमसे क्या पूछा है कि उसे स्थिर जल में 6 किलोमीटर जाने में कितना समय लगता है। तो भाई साहब स्थिर जल में 6 किलोमीटर जाना है, मतलब कि हमको x का मान यहाँ पे पहले निकालना पड़ेगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 2 8 और बटे में 2 कर देंगे तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले यहाँ पे कमेंट करके बताओ कि y का मान क्या होगा, पहले यहाँ पे कमेंट करके बताओ कि y का मान क्या होगा। और यहाँ पे ध्यान दो, y का मान बता दिए। चलो यहाँ पे ध्यान दोगे, हमारा अब डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस कह रहा है कि 6 किलोमीटर है। डिस्टेंस कितना है, 6 किलोमीटर है। और स्पीड कितना है, तो स्पीड हमारा 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अब टाइम कितना लगेगा, 1.5 घंटा लगेगा। वो तो ऐसे ही पता चल रहा है, 6/4 3/2, 3/2 का मतलब कितना हो जाएगा, 1 घंटा 30 मिनट हो जाएगा। 3/2 का मतलब क्या है, 1.5 घंटा होगा, और 1.5 घंटा का मतलब क्या हो जाएगा, 1 घंटा 30 मिनट। बात समझ में आ गया। तो हिला के मुंडी आगे बढ़िए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका क्या है। माध्यिका हमसे पूछा गया है, तो यहाँ पे सबसे पहले 11 है, ठीक है, उसके बाद आपका 13 है, उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका 21 है, उसके बाद क्या है भाई साहब, उसके बाद सर जी 34 है। तो 34 ले लिए भाई साहब। 34 के बाद क्या है, तो 34 के बाद तो हमको 58 दिख रहा है, तो 58 ले लो भाई साहब जब दिख रहा है तो 58 ले लिए। उसके बाद 64 है, 65 है, तो 64 और 65 ले लिए। ठीक है, 64 ले लिए, 65 ले लिए। अब बचा क्या, 70 73 और 78, 70 73 और 78 भी है, और लास्ट में आपका 88 है। काउंट कर लो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 है। तो यहाँ पे 5 को अलग करो और इधर से 5 को अलग करो। एवरेज माध्यिका क्या हो गया आपका, माध्यिका जो है आपका 64 हो गया, और यही आपका
आंसर हो गया। बात समझ में आ गया। अगर ये 64 नहीं होता तो क्या बताएं कि अगर दो को आ जाता बीच में, जैसे अगर सम संख्या में रहता है, जैसे 11 है तो 11 में तो एक बीच में आ जाएगा। अगर 10 को रहता तो क्या करते, ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते। बात समझ में आ गया। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि 14 मीटर लंबी एक ऊर्ध्वाधर छड़ 5 मीटर लंबी छाया बनाती है। तो यहां पे ध्यान देंगे कि छाया जो है 5 मीटर लंबी छाया कौन बना रहा है, 14 मीटर लंबा बना रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि इतना मीटर लंबी जो छाया है कौन बनाएगा, टावर की ऊंचाई बताना है। तो यहां से अगर 1 मीटर ऊंचा कितना हो जाएगा, 14/5 हो जाएगा। और हमसे क्या बोला है, 44.5 मीटर है। 44.5 मीटर मतलब 14/5 इंटू में 44.5 हो जाएगा। यहां से इसको हटा दो, पहले 10 नीचे करो, इससे आपको गुना भागा करना आसान हो जाएगा। 5 से इसको काटो, 5×8 = 40 और 5×9 = 45। 14×9 क्या हो जाएगा, 126 का 6 हो जाएगा। बच गया आपका कितना, 12। और 14/2 कितना हो जाएगा, 14×9 126, 14×9 126, 14/2 112 हो जाएगा। और 12 जोड़ दीजिए तो 124 हो जाएगा। और बटे में 10 आ गया। 10 ऊपर जाएगा क्या करेगा, 124.6 मीटर हो जाएगा। और यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। बात समझ में आ गया। तो आज का आखिरी सवाल पे आ जाइए। आखिरी सवाल देखिए क्या कह रहा है। बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है। कह रहा है यहाँ पे कि इतना 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 के रूप में निवेश किया गया है। आलोक है, आलोक है, गीता है और सुरेश है। ठीक है। तो यहाँ पे 56,000 है, 56,000 है। उसके बाद आपका 52,000 है। और उसके बाद आपका 69,000 है। ठीक है, काट दीजिए। 3 जीरो तो तीनों का कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बीच में कोई पैसा निकाल नहीं रहा है, तो जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट है उसी रेशियो में प्रॉफिट भी हो जाएगा। बाकी बोला है कि 76,700 रुपए का टोटल प्रॉफिट हुआ। 76,700 रुपए का टोटल प्रॉफिट हुआ। और उसके बाद बोला है कि 31% दान दे दिया। तो बचा कितना, 69%। ना कितना प्रॉफिट बटेगा, 69%। तो इसका 69% निकाल लो भाई साहब। तो इसका 69% यहाँ पे 676 और इंटू में 69 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कि कोई दिक्कत है ना सर जी। अब उसको बांटना है, और किसका पूछा है, सुरेश का हिस्सा पूछा है। तो सुरेश का 69 है ना। तो यहाँ पे अगर हम तीनों को जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे तीनों को जोड़ ले, 6 2 8 और 8 9 17। तो यहाँ पे 767 है और इंटू में 69 है। और बटे में कितना हो गया, 6 2 8 9 17, 7 बच गया, 1 5 1 6, 6 5 11 और 11 6 17 हो जाएगा। और यहाँ पे गुना में 69 करना पड़ेगा, सुरेश का ही पूछा है आपसे। अब यहाँ पे बता दो भाई साहब कितना हो जाएगा इसका आंसर। 69 से 3 बार में नहीं कटेगा। 5 5 10 6 16, सुरेश का हिस्सा पूछा है। और शेष उनके निवेश के अनुपात में 56 52 और 69,000 है। ठीक है, 76,700 है। 76,700, 69 1 70, ये भी सही है। तो यहाँ पे अब गुना भागा करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है भाई साहब। ये कटेगा किससे, 7 7 14 1 15, 3 से कट रहा है, पहले 3 से काटते हैं। तो 3 से काटेंगे तो 3 5 15 और 3 27 हो जाएगा। और इसको 3 से काटेंगे तो 33 69 हो जाएगा। अभी 59 इसको पक्का काटेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, काटना ही पड़ेगा इसको 59 को। 59 इसको काटेगा, 7 6 7 हो जाएगा। तो एक बार में ले आओ, 59 आ गया। 16 में से 9 घटा 7 और 6 में से 5 घंटा 1 और यहाँ पे ऊपर से 7 आ गया। तो कितने बार में, 3 बार में कटेगा। तो ये 13 बार में आपका काट दिया। अब यहाँ पे 13 गुना में 69 और गुना में 23 है। तो 9 9 81 हो जाएगा। इकाई का अंक कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अभी भी आपका बात नहीं बना है भाई साहब, क्योंकि ऑप्शन बहुत नियरेस्ट दे रखा है। इस ऑप्शन जो है आपका बहुत नियरेस्ट दे रखा है, तो इसको बात अभी भी नहीं बना। तो यहां से अगर देखें तो 23 का स्क्वायर 500, 23 69 529 और 529 और 33 39। तो यहाँ पे 39 9 9 81 1 बच गया आपका 8। डिजिटल सम काम करेगा, डिजिटल सम काम कर जाएगा। यहाँ पे डिजिटल सम भी काम कर सकते हैं। 3 1 4, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 5, 4 5 20, 6 दूना 12, 1 13 हो जाएगा। तो 6
3 हो जाएगा डिजिटल सम। तो 5 5 10, 1 11, 11 2 13 ही नहीं होगा। और यहां से 6 3 9 खत्म, 2 और 1 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि यूनिट डिजिट से पता चल रहा था कि 1 आएगा, और बाकी यहाँ पे डिजिटल सम से हमारा 20631 आंसर आ गया। बात समझ में आ गया? क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे 3 और 1 4, 9 खत्म, यहाँ पे 6 बचा और 2 3 5, 5 चौका 20, 20 का 2 हो गया, 6 दूना 12, 12 का 1 और 2 3 हो गया। तो 3 यहाँ पे लग गया, तो यहाँ पे आपका बात बन गया। और इसी के साथ आज का सभा समाप्त करेंगे। ठीक है? तो पढ़ के मजा आया? कोई दिक्कत है? नहीं है ना? तो मजे के साथ मिलते हैं अगले सेट में। अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। ठीक है ना? तो चलिए, ठीक है, थैंक यू।